हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो आज अपने हिंदी मीडियम 12वीं की जो क्लास है उसके अंदर अध्याय 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो संसाधनों का वर्गीकरण, संरक्षण एवं पोषणीय विकास से संबंधित है। देखिए, अपने संसाधन के बारे में पहले बात करेंगे। भी संसाधन का वर्गीकरण जो है या संसाधन जो है वो क्या चीज होती है। संसाधनों की अगर बात करें तो प्रत्येक जो मनुष्य है उस मनुष्य के जीवन में संसाधनों का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में बहुत से प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करता है या उपयोग करता रहता है। तो वो जो उपभोग या उपयोग जो उसके द्वारा होता है, उस उपभोग को जो वस्तुओं का कर रहा है वो उसके क्या है, संसाधन है। तो वो संसाधन उसके द्वारा प्रयोग में लिए जाते हैं और प्रयोग में लेकर वो अपने जीवन की दैनिक जो क्रियाएं हैं वो करता है। अब संसाधन के उदाहरण के रूप में जैसे बात करें, भी अपना ये जो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड जो है, ये एक संसाधन है। ये मार्कर जो है जिसके द्वारा मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये एक संसाधन है जिसका उपयोग मैं कर रहा हूं। आप जिस माध्यम से आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, वो माध्यम भी क्या है, एक संसाधन है। संसाधन के द्वारा आप पढ़ रहे हो। तो संसाधन जो है वो एक इस प्रकार की चीज है। अब देखिए, संसाधन की बात करें तो वो सारे संसाधन में आते हैं। तो संसाधन एक ऐसी प्राकृतिक और मानवीय संपदा होती है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में करते हैं। मीन्स भी संसाधन क्या है, संसाधन क्या है, पहली बात ये उठती है अपने क्वेश्चन, भी संसाधन क्या होता है। तो संसाधन एक ऐसी प्राकृतिक संपदा है, ऐसी प्राकृतिक और मानवीय संपदा है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। तो वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। तो वो संसाधन होता है। अब देखिए, संसाधन किस प्रकार पर निर्भर रहता है। या मानव जीवन की बात करें तो मानव जीवन जो है, उस मानव जीवन की प्रगति, विकास और अस्तित्व संसाधनों पर निर्भर करता है। भी चाहे प्रगति करेगा, विकास करेगा, या मानव का जो अस्तित्व है, तो वो सब कुछ जो निर्भर करता है वो जो संसाधन होते हैं उन संसाधनों के ऊपर निर्भर करता है। अब संसाधनों का बात कर रहे हैं तो संसाधन देखिए बहुत से प्रकार है जिनका मानव जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो मानव जीवन के लिए वो महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए मानव उन्हें उपयोग में लेके आता है। अब यहां संसाधनों को स्पष्ट करने के लिए एक विद्वान थे, जिमरमैन। तो जिमरमैन जो हैं, जिमरमैन के अनुसार संसाधन क्या है, जिमरमैन के अनुसार संसाधन क्या है। जिमरमैन जो है वो संसाधनों के लिए क्या कहते हैं, तो जिमरमैन कहते हैं भी संसाधनों का अर्थ जो होता है वो अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है। यह उद्देश्य
यह उद्देश्य जो है वो उसकी व्यक्ति की आवश्यकताएं और सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति जो होती है, व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करना, सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है। तो अब क्या है, यहां पे सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति होती है, यानी कोई ऐसा उद्देश्य होता है जिसकी प्राप्ति करना होता है और यह उद्देश्य उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं हो सकती है, या समाज का कोई लक्ष्य जो है सामाजिक लक्ष्य है वो सामाजिक लक्ष्य हो सकता है, उनकी पूर्ति करना होता है संसाधन का अर्थ। तो ये जिमरमैन कहते हैं। अब इसके बाद में अपने बात करें, भाई अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर पाई जा रही है तो वो कोई वस्तु जो पृथ्वी पर है वो संसाधन की श्रेणी में कब आएगी? तो संसाधन की श्रेणी में आने के लिए कोई भी वस्तु जो पृथ्वी पे पाई जाती है, कोई भी वस्तु जो पृथ्वी पर पाई जाती है संसाधन की श्रेणी में आने के लिए निम्न उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। यानी कोई वस्तु जो है वो संसाधन की श्रेणी में पृथ्वी पर कब आएगी? तभी आएगी जब वो कुछ उद्देश्य जो होते हैं या कुछ दशाओं में, कुछ दशाएं जो हैं या निम्न दशाओं पर खरी होनी चाहिए। निम्न जो दशाएं हैं, दशाओं पर खरी होनी चाहिए। तो निम्न दशाओं के ऊपर खरी होनी चाहिए या निम्न उद्देश्यों की पूर्ति करनी चाहिए, तो वो वस्तु जो है वो संसाधन की श्रेणी में आएगी। अब क्या होगा, अब यहाँ पे अब उसकी शर्तें क्या हैं, क्या क्या दशाएं होनी चाहिए उस वस्तु के संसाधन में आने के लिए, तो वो आएगी बातें। तो पहली जो शर्त है वो ये होनी चाहिए, वस्तु का उपयोग संभव हो। वस्तु का उपयोग संभव हो। कोई भी वस्तु जो है उस वस्तु का उपयोग संभव होगा तभी वो वस्तु संसाधन की श्रेणी में आएगी। अगर उसका उपयोग संभव नहीं है तो वो संसाधन की श्रेणी में नहीं आएगी। दूसरा, जो अपने वस्तु होती है उसका जो रूपांतरण है, यानी कोई भी वस्तु जो है वस्तु का रूपांतरण अधिक मूल्यवान होना चाहिए। अधिक मूल्यवान तथा उपयोगी वस्तु के रूप में। इसका जो रूपांतरण है वो अधिक मूल्यवान होना चाहिए, अधिक उपयोगी जो वस्तु है उस वस्तु के रूप में होना चाहिए। अब अगली बात क्या आती है, इसमें भी वस्तु जो है उस वस्तु के द्वारा निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति की जानी चाहिए, यानी निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति की क्षमता हो। कोई जो निश्चित उद्देश्य है उन निश्चित उद्देश्यों को पूर्ण करने में सक्षम है नहीं है वो वस्तु, तो उसका पूरी करने में वो सक्षम होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, जिससे वो संसाधन की श्रेणी में आए। अब इसके बाद अगली जो बात आती है वो ये आती है भी वस्तु का जो दोहन करने वाला संसाधन है, यानी वस्तु का दोहन करने वाला मानव संसाधन उपलब्ध हो। जो भी वस्तु है उस वस्तु का दोहन करने के लिए मानव संसाधन जो है वो उपलब्ध होना चाहिए, उपलब्ध
हो, उपलब्ध होना चाहिए। इसके बाद में संसाधनों के रूप में पोषणीय विकास करने की अपने जो है उसकी क्षमता होनी चाहिए, आवश्यक पूंजी होनी चाहिए। पांचवा आता है संसाधन के रूप में पोषणीय विकास, पोषणीय विकास करने के लिए आवश्यक पूंजी होनी चाहिए, आवश्यक पूंजी की पूर्ति होनी चाहिए। तो कोई भी वस्तु जो है उस वस्तु को संसाधनों के रूप में पोषणीय विकास करने के लिए आवश्यक जो पूंजी होती है उस आवश्यक पूंजी की आवश्यकता होनी चाहिए, वो आवश्यक पूंजी होनी चाहिए, तभी जाके वो वस्तु जो है वो संसाधन के रूप में शामिल हो सकती है। तो अब ये जो आधार होते हैं, इन आधार पर कोई भी जो वस्तु होती है उस वस्तु को या संसाधन को अपने जैविक या अजैविक जो घटक होते हैं उन जैविक अजैविक घटकों में इसे अपने विभक्त कर सकते हैं। तो संसाधन जो है, देखिए मानव जो है वो खुद भी एक संसाधन है, स्वयं जो मानव है वो भी एक संसाधन की श्रेणी में आता है। और संसाधन जो है, मानव स्वयं संसाधन होने के साथ साथ में संसाधनों का जनक भी माना जाता है। जनक मानने का कारण क्या है? क्योंकि उसने अपनी क्षमता से, श्रम से, तकनीकी ज्ञान से जो वस्तुएं थी उन वस्तुओं को मानव उपयोगी बना लिया, और मानव उपयोगी बनाने के कारण मानव जो है वो आज संसाधनों का जनक कहा जाता है। तो मानव को संसाधनों का जनक कहा जाता है। और क्यों? क्योंकि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनाए जाते हैं, और मानव जो है वो ही इनका निर्माण करता होता है। प्रकृति अपने वस्तुएं देती हैं, लेकिन उस वस्तु को संसाधन के रूप में उपयोग जो किया जाता है वो उपयोग मानव संभव बनाता है उसका। तो मानव ने अपने उपयोग से, अपने ज्ञान से, क्षमता से, तकनीकी से संसाधनों को बनाया और संसाधनों का बनाकर उनका उपभोग किया और कर रहा है अभी भी। आगे बात करेंगे अपने, ये तो संसाधन के बारे में थी, संसाधनों के वर्गीकरण की। संसाधनों का वर्गीकरण। अब जो संसाधन है, इन संसाधनों का जो वर्गीकरण किया जाता है, तो संसाधनों के वर्गीकरण को उनके उत्पाद के आधार पर, उनका उत्पाद जो है उसके आधार पर, उपभोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर जो है वो किया जा सकता है संसाधनों का वर्गीकरण। तो इनको अपने जब वर्गीकरण किया जाता है तो वर्गीकरण के आधार पर इनको अलग अलग प्रकार में बांटा जाता है अपने जो संसाधन होते हैं। जैसे अपने पहले बात करें तो पहले कौन सा संसाधन आता है? तो पहला संसाधन जो आता है वो आता है उत्पाद के आधार पर, उत्पाद के आधार पर। तो उत्पाद के आधार पर जो संसाधन है वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, उत्पाद के आधार पर संसाधनों की अगर बात करें तो पहले जो संसाधन आता है वो आता है जैविक, जैविक संसाधन। अब देखिए जैविक संसाधन कौन से होते हैं? सिंपल सी बात है भी, जैविक संसाधन कौन से होते हैं? यानी सभी प्रकार के जैविक घटक जो हैं वो जैविक संसाधन से संबंधित होते हैं। सभी प्रकार के जैविक घटक इनसे या इससे संबंधित होते हैं। यानी जितने भी जैविक अपने घटक मिलेंगे वो सारे के सारे जैविक घटक जैविक संसाधन कहलाएंगे। जैविक संसाधन जो होते हैं, देखिए इसमें नवीनीकरण की प्रवृत्ति होती है, उत्पाद जो है उस उत्पन्न करने की या वंश को आगे बढ़ाने की जो क्षमता है वो जैविक संसाधनों में होती है, तो इसलिए इन्हें जैविक संसाधन कहा जाता है। जैविक संसाधन जो है ये जो अपने वनस्पति है, वहां जहां पर वनस्पति पाई जा रही है उस वनस्पति पर जो है निर्भर करती है,
और उनके स्थिर होने के कारण जो होती है जैविक संसाधन जो है वो चलते रहते हैं। जैविक संसाधनों की बात करें तो इसमें अगर उदाहरण की बात करें, उदाहरण जो देखा जाए तो जैविक संसाधन के उदाहरण क्या हैं? तो जैविक संसाधन के उदाहरण में मानव, पशु, जीव जंतु आदि जो हैं जैविक संसाधन में आते हैं। यानी मानव जो है ये भी क्या करता है? नवीनीकरण की प्रवृत्ति है, पशु भी करते हैं, जीव जंतु भी करते हैं, सब में जीवन पाया जाता है। सिंपल ये कह दीजिए साधारण भाषा में, जिनमें जीवन पाया जाता है वो जैविक संसाधन है, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता वो अजैविक संसाधन है। तो ये अपनी क्षमता से वंश वृद्धि करते रहते हैं, नवीनीकरण की जो प्रक्रिया है वो इनमें चलती रहती है, तो वो जैविक संसाधन में आते हैं। अब जैविक संसाधन के बाद में अगला जो आता है अपने 2 नंबर पर, वो आता है अजैविक संसाधन। तो अजैविक संसाधन कौन से होते हैं? ऐसे संसाधन जिनमें सभी प्रकार के जड़ तथा निर्जीव घटक संबंधित होते हैं, अजैविक संसाधन कहलाते हैं। अजैविक संसाधन कहलाते हैं। तो सभी प्रकार के जो जड़ पदार्थ हैं वो, या निर्जीव पदार्थ जो हैं वो, या निर्जीव घटक जो हैं वो सारे इसमें आते हैं। जैसे इसके उदाहरण की बात करें तो समस्त खनिज, उदाहरण समस्त खनिज, भूमि जो है वो इसमें आती है। भूमि के अलावा पवन, जल आदि जो है वो इसमें शामिल किए जाते हैं। पवन है, जल है, ये होते हैं इसके अपने संसाधन। मिट्टी है, अजैविक संसाधन होते हैं। अजैविक संसाधन जो है ये अनव्यकरणीय होते हैं, यानी इनमें जो है प्रजनन क्षमता जो है वो नहीं पाई जाती है। तो उस प्रजनन क्षमता के कारण ये जो है समाप्य संसाधनों की श्रेणी में आते हैं, या अनव्यकरणीय जो श्रेणी है उस श्रेणी में इनको शामिल किया जाता है। तो उत्पाद के आधार पर ये 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। इसके बाद में अगला जो संसाधन आता है वो आता है उद्देश्य के आधार पर। ये तो हो गए उत्पाद के आधार पे। अब जो संसाधन आएंगे वो आएंगे उद्देश्य के आधार पर। संसाधन, उद्देश्य के आधार पर संसाधन। अब उद्देश्य के आधार पर संसाधनों की बात करें तो उद्देश्य के आधार पर संसाधनों को भी 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है। एक तो आता है ऊर्जा शक्ति संसाधन और एक आता है गैर ऊर्जा शक्ति संसाधन। तो ऊर्जा शक्ति संसाधन की बात करें पहले, ऊर्जा शक्ति संसाधन, ऊर्जा शक्ति संसाधन। अब ऊर्जा शक्ति संसाधन की बात हो रही है तो ऐसे संसाधन या ऐसी वस्तुएं जिनके उपयोग से ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा शक्ति जो है वो प्राप्त होती है। ऐसी वस्तुएं या ऐसे संसाधन जिन संसाधनों के उपयोग से ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा शक्ति संसाधन कहते हैं। संसाधन कहते हैं, यानी जिससे अपने को ऊर्जा प्राप्त होगी, जिन संसाधनों से
वो संसाधन ऊर्जा शक्ति संसाधन के अंदर शामिल किए जाएंगे। अब ऊर्जा शक्ति संसाधन जो है, इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे अपने कोयला है, पेट्रोलियम है, परमाणु ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि जो है, सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा जो है, ये सारी की सारी जो है वो ऊर्जा संसाधनों में आती है। ऊर्जा शक्ति संसाधन जो है उनमें शामिल की जाती है। अब इसके अंदर देखिए ऊर्जा शक्ति संसाधन जो होते हैं, इन ऊर्जा शक्ति संसाधनों को भी दो प्रकारों में आगे विभाजित किया गया है। इसके भी दो आगे टाइप है ऊर्जा शक्ति संसाधन के। एक तो आते हैं परंपरागत संसाधन, इसमें परंपरागत संसाधन। अब परंपरागत संसाधन कौन से हैं, वो देखिए, जिन संसाधनों का उपयोग प्राचीन काल से हो रहा है, उन्हें परंपरागत संसाधन कहते हैं। जिन संसाधनों का उपयोग प्राचीन काल से या प्राचीन समय से ही हो रहा है, वो संसाधन को हैं परंपरागत संसाधन में आ रहे हैं। वो संसाधन कौन कौन से हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। कोयला, पेट्रोलियम आदि जो है वो परंपरागत संसाधनों में आते हैं। इसके बाद में अगला जो है वो आता है गैर परंपरागत। अब गैर परंपरागत की बात करें तो गैर परंपरागत में देखिए, जिन संसाधनों का उपयोग प्राचीन काल से हो रहा है उन्हें परंपरागत संसाधन कहते हैं। तो गैर परंपरागत संसाधन की अगर बात करेंगे तो गैर परंपरागत संसाधन इसका उल्टा होगा परंपरागत का। तो परंपरागत में क्या हो रहा था, प्राचीन काल से, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा हाल ही में या अभी अभी जिन संसाधनों का उपयोग अभी अभी संभव हुआ है, वो संसाधन गैर परंपरागत संसाधन में आते हैं। जिन संसाधनों का उपयोग अभी अभी संभव हुआ है, उन्हें गैर परंपरागत संसाधन कहते हैं। तो वो गैर परंपरागत संसाधन में आते हैं, उन्हें गैर परंपरागत संसाधन कहा जाता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि। तो इन्हीं का प्रयोग जो है वो अभी वर्तमान समय में जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो उस वर्तमान समय में स्टार्ट होने के कारण इन्हें जो है अपने गैर परंपरागत संसाधन कहा जाता है। जैसे भूतापीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये जो है सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं। अब इसके बाद में गैर परंपरागत हो गए, उद्देश्य के आधार पर संसाधन हो चुके हैं। उद्देश्य के आधार के बाद में अब जो आएंगे वो आएंगे उपयोग की सत्यता के आधार पर।
यानी जो उपयोग होता है उस उपयोग की सत्यता जो है, उस उपयोग की सत्यता के आधार पर या सत्यता के आधार पर जो है संसाधन आते हैं। तो उपयोग की सत्यता के आधार पर भी इन्हें दो भागों में बांटा जाता है, उपयोग की सत्यता के आधार पर, उपयोग की सत्यता के आधार पर जो संसाधन हैं उन संसाधनों को कहा जाता है अपने अनव्यकरणीय और नव्यकरणीय। तो उपयोग की सत्यता के आधार पर भी दो प्रकार के हैं। जिसमें पहला आता है अपने अनव्यकरणीय या समाप्य या सीमित संसाधन। इन्हें सीमित संसाधन भी कह सकते हैं, समाप्य भी कह सकते हैं, अनव्यकरणीय संसाधन भी कह सकते हैं। यानी ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग होने पर, ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता है, उन्हें अनव्यकरणीय संसाधन कहते हैं। तो वो जो हैं अनव्यकरणीय संसाधनों में शामिल होते हैं, उन्हें अनव्यकरणीय संसाधन बोला जाता है। तो अनव्यकरणीय, समाप्य या सीमित संसाधन कह सकते हैं, एक बार उपयोग होने के बाद में ये दोबारा से जो है इनका निर्माण नहीं हो सकता है। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, इनका एक बार उपयोग हो गया है तो दोबारा इनका उपयोग नहीं हो सकता है। तो ये अनव्यकरणीय संसाधन में आते हैं। अब अपने वो उद्देश्य के आधार पर संसाधन जो कर रहे थे, वहां अपना जो है परंपरागत और अपरंपरागत जो है उसके बारे में तो कर लिया था। उद्देश्य के आधार पर एक संसाधन और रह गया जो आता है गैर परंपरागत, हाँ, जो आता है अपने गैर ऊर्जा संसाधन गैर ऊर्जा संसाधन। गैर ऊर्जा संसाधन जो है उद्देश्य के आधार पर, ये संसाधन जो है ये रह गया था अपने पीछे, बताना भूल गया था, वो देख लीजिए क्या होता है गैर ऊर्जा संसाधन। तो गैर ऊर्जा संसाधन की बात करें तो गैर ऊर्जा संसाधन ऐसा संसाधन होता है जिसका उपयोग कच्चे माल के रूप में जो निर्माण उद्योग होते हैं, कच्चे माल के रूप में जो किया जाता है, जो निर्माण उद्योग होते हैं उन उद्योगों में, तो वो गैर ऊर्जा संसाधन में आते हैं। तो निर्माण उद्योग में हो रहे हैं जैसे लोहा, चांदी, सोना, टंगस्टन, एल्यूमिनियम आदि जो है वो इसमें आते हैं गैर ऊर्जा संसाधन में। ठीक है, तो ये अपने पीछे रह गया था थोड़ा सा बताने वाला। तो गैर ऊर्जा संसाधन ये होता है। इसके बाद अपने उपयोग की सत्ता के आधार पे कर रहे हैं, जिसमें अनव्यकरणीय, समाप्य या सीमित संसाधन जो है वो अपने हो गया है। इसके बाद में इसके उदाहरण आते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम जो है वो अनव्यकरणीय है। तो खनिज जितने भी अपने इससे संबंधित है वो अनव्यकरणीय में, क्योंकि खनिजों को बनने में बहुत साल लगता है। उनको ऐसे नहीं है अभी एक बार यूज हो गया और एक बार यूज होने के बाद में दोबारा उनका उपयोग कर लिया गया हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो अनव्यकरणीय होते हैं। इसके बाद में आता है नव्यकरणीय। नव्यकरणीय या असमाप्य या असीमित संसाधन, असीमित संसाधन। अब ये कौन से होते हैं? नव्यकरणीय ऐसे संसाधन जिनका उपयोग
एक बार करने पर पुनः उनका निर्माण किया जा सकता है या पुनः उनका उत्पादन किया जा सकता है, वो नवीकरणीय संसाधनों में आते हैं, असमाप्य या असीमित संसाधनों में आते हैं। जैसे अपने मानव है, पशु है, वन है, जल है, तो इनका क्या है, एक बार उपयोग हो गया है तो दोबारा से ये उत्पादित हो सकते हैं। जैसे पशु है तो उनका उत्पादन हो सकता है, वन है एक बार पेड़ को काट लिया तो उसकी जगह पर नया पेड़ लगाया जा सकता है, पुनर्स्थापित किया जा सकता है। जल का उपयोग एक बार कर लिया है तो दोबारा उसका शुद्धिकरण कर अपने उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नव्यकरणीय में नव्यकरणीय हो जाता है, एक बार उपयोग के बाद दोबारा उनको उपयोग के लिए तैयार कर लिया जाता है, पुनर्उत्पादन कर लिया जाता है, तो वो नव्यकरणीय संसाधनों में आते हैं। तो ये संसाधन है। इसके बाद में अपना जो संसाधन आता है वो आता है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन है वो देखिए कौन से होते हैं। तो उसमें पहला जो संसाधन आता है वो आता है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन कौन से होते हैं, ऐसे संसाधन जिनके ऊपर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, तो वो संसाधन व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। जैसे मकान है, उसकी भूमि है, उसकी नकदी है, उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो सारी की सारी उस व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आएगी, पर्सनल आएगी, तो वो व्यक्तिगत संसाधन हो जाएंगे। 2 नंबर पे आता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन कौन से होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिन संसाधनों पर संपूर्ण राष्ट्र का अधिकार होता है। सारा जो राष्ट्र है उस सारे राष्ट्र का अधिकार होगा, वो राष्ट्रीय संसाधन में आएगा। जैसे समस्त खनिज, जितने भी वन है, वो जल है, पवन है आदि जो है वो सारे के सारे राष्ट्रीय संसाधनों में आ जाएंगे। 3 नंबर पर आता है इसमें अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन जिन संसाधनों पर संपूर्ण विश्व का अधिकार हो। भी मतलब यह है भी सारा विश्व जो है उस सारे विश्व का अधिकार होगा, सारा विश्व जो है उनका उपयोग करेगा। उनका उपयोग जो करेगा वो किस लिए के लिए करेगा, मानव की समृद्धि के लिए, मानव की उन्नति के लिए, मानव कल्याण के लिए। जो उपयोगी होंगे उन उपयोगी संसाधनों का उपयोग यहाँ पे किया जाएगा और वो संपूर्ण विश्व के लिए किया जाएगा, तो वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन में आ जाएंगे। जैसे समस्त भौतिक और जैविक संसाधन जो होते हैं, तो समस्त भौतिक और जैविक संसाधन जो है वो अंतरराष्ट्रीय संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से ये अपना जो संसाधनों का वर्गीकरण जो है वो कंप्लीट होता है। संसाधन क्या होता है, संसाधनों का वर्गीकरण उत्पाद के आधार पे हो गया, उद्देश्य के आधार पे हो गया, उपयोग के आधार पे हो गया और स्वामित्व के आधार पे हो गया। तो आज के लिए आपका जो मैटर है वो इतना ही है, बाकी जो इसका लेसन रहता है वो अगले वीडियो के अंदर कराएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।